हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल एम एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके आया हूं, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं हमारे सारे हो गए हैं। लास्ट चैप्टर बचा है, छोटा सा चैप्टर है, जैसे इससे पिछले वाला छोटा था। आज हम लोग इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स लिख चुके हैं, यानी इस चैप्टर में जितना भी काम आना है वो सारा इस बोर्ड पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। 3 तरह के सवाल इस चैप्टर के अंदर होते हैं। जनरली पूछा इसमें से या इसमें से जाता है, लेकिन अगर कुछ ज्यादा सी नसीब अच्छा हो, 20 मिनट में 20 मार्क्स में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो इस टॉपिक से भी पूछ सकते हैं। यानी ये आने की संभावना तो नहीं के बराबर है, लेकिन कोई बात नहीं, नसीब अच्छा होता है तो कई बार 20 नंबर में इतना छोटा सा सवाल आ जाता है कि आपको लगता है ये कैसे दे दिया इन्होंने। खैर, आइए बेटा इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम बेशक थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है, रियल में इसके अंदर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है कि हम जब कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां ये प्रेफरेंस शेयर का इस चैप्टर में ट्रीटमेंट नहीं है। इस चैप्टर में क्या मान के चलते हैं कि दो तरह के हमारे पास आइटम्स होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, एक इक्विटी शेयर्स और दूसरा डिबेंचर्स। ठीक है, 2 चीजें होती हैं। 3 तरह की कॉस्ट हो गई। क्या? एक जो डिबेंचर को जो कॉस्ट देते हैं उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट। बिजनेस बस्टिंग में पढ़ा हुआ है आपने उस चैप्टर में, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर था, केडी, है ना। एक होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो इक्विटी की कॉस्ट होती है, और एक होता है ओवरऑल कैपिटलाइजेशन का रेट, यानी केओ। तो खैर केडी की यहां पे बात नहीं चल रही, यहां पे क्या बात चल रही है, एक ऐसा सवाल जिसमें केई गिवन हो, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन हो, और केओ निकालना हो, यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करनी हो, तो हमारा ये वाला सवाल रहेगा। अगर सवाल में ये दे रखा हो कि कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, एक परसेंटेज दे रखी होगी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतनी है, और पूछा हो बताओ कि इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, क्या पूछा हो, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, या उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बोलते हैं। ये लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, यानी इक्विटी को कैपिटलाइज करने का जो रेट है। यानी इक्विटी वाली परसेंटेज पूछी हो, ओवरऑल वाली दे रखी हो तो ये वाला टॉपिक, ओवरऑल वाली निकालनी हो, इक्विटी वाली दे रखी हो तो ये वाला टॉपिक। वैसे इनके नाम क्या है, इसका नाम है नेट इनकम थ्योरी अप्रोच, इसको एनआई भी बोलते हैं, एनआई अप्रोच, और इसको एनओआई बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी पहचान क्या है, जैसे आप एनओआई को याद रख लो, सर एनओआई वो है जिसमें ओ गिवन हो, यानी केओ गिवन हो। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, भी पढ़ते समय तो याद भी हो जाएगा, पेपर में कंफ्यूजन आती है कि यार कौन से वाली अप्रोच लगानी है, ये वाली या ये वाली। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको कैसे करना है, एनओआई में ओ दे रखा होता है, यानी के ओ ऑपरेट, जो कंप्लीट जो हमारी कॉस्ट है वो दे रखी है, इक्विटी की निकालनी है कैपिटलाइजेशन वाली, और इस वाले में क्या होगा, के ई दे रखा होगा, के ओ फाइंड आउट करना होगा। इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। गिनती के 10-12 सवाल, कितने सवाल है चैप्टर में, 18 सवाल के करीब हैं, 16 सवाल हैं। कंप्लीटली क्या होगा, इस स्टेप पे वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे, सारे आंसर आ जाएंगे। जो मैंने स्टेप बोर्ड पे लिखा है ना, आप एज इट इज इस स्टेटमेंट को याद करेंगे, आंसर आ जाएंगे। जरा मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूं क्या है। करें पहले हम ये वाली याद करें या वो वाली याद करें, यही वाली कर लें पहले, चलो ठीक है बेटा। सबसे पहले एक इनकम स्टेटमेंट जब भी शुरू होती है वो एबिट से शुरू होती है, तो पहले एबिट लिख लेंगे, उसमें से क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो जनरली जो आता है उसको हम हमेशा बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसके बाद टैक्स माइनस होता है, फिर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस होता है, तो जो निकलता है उसको बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इस चैप्टर में क्या करना है, सीधा जंप मार के क्या लिख देना है कि जैसे इंटरेस्ट माइनस किया यही वो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है, यानी एबिट में से इंटरेस्ट माइनस करते ही जो आंसर आएगा सीधा उसको क्या बोल देंगे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ना टैक्स माइनस करना, ना प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि सवाल में होगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा इसको हम ई के नाम से पुकार ले थोड़ी देर, अगर नहीं भी पुकारो तो भी चलेगा, वर्ड तो पता है ना, अर्निंग अवेलेबल। जब अर्निंग अवेलेबल को मैं डिवाइड कर दूंगा उस कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, तो मुझे पता चल जाएगी कि मेरे पूरे फर्म की वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितनी है। क्या पता चल जाएगी, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। जैसे कि थोड़ी देर के लिए ये मान के चलो, अगर आपको ये फार्मूला याद हो बेटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फार्मूला क्या होता था, मैं आपको ये बता रहा हूं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फार्मूला क्या होता था बेटा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या होता था, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वो तुम अर्निंग पर शेयर का बता रही हो, जो तुम बता रही हो। ठीक है, अब इसी फार्मूले से अगर मैं निकालना चाहूं वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितनी होगी, तो क्या होगी, अर्निंग अवेलेबल को डिवाइड कर दूंगा किससे, केई से। समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो याद रख लो कि क्या सर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। कोई भी सवाल आ जाए क्या करना होगा, एबिट में से इंटरेस्ट माइनस करते ही अर्निंग आ जाएगी, उस अर्निंग को किससे डिवाइड कर दूंगा, सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। क्यों करूंगा, क्योंकि ये इक्विटी वालों की अर्निंग है, तो इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसको हम इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के नाम से भी कहते हैं, केई को। ठीक है, इससे जैसे ही डिवाइड कर दूंगा तो जो वैल्यू निकलेगी उसे क्या पुकारेंगे कि सर ये सारे शेयर्स की वैल्यू पता चल गई। किस चीज की वैल्यू पता चल गई, शेयर्स की मार्केट वैल्यू पता चल गई। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स को किस नाम से लिखते हैं अपन, एस के नाम से। अब डिबेंचर की वैल्यू सवाल में ऑलरेडी गिवन होगी,
ठीक है, ऑलरेडी गिवन होगी, ये हमें गिवन होगी सवाल के अंदर। तो वैल्यू ऑफ डेब्ट जोड़ देंगे इसके अंदर। तो जब दोनों इक्विटी शेयर की वैल्यू जोड़ दी और डिबेंचर की वैल्यू जोड़ दी तो पूरे फॉर्म की वैल्यू आ गई, हाँ या ना। फॉर्म में दो ही तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर था, इक्विटी और डिबेंचर, दोनों को जोड़ दिया। ये हमने कैलकुलेट कर लिया डिवाइड करके, शेयर की वैल्यू डिबेंचर की गिवन थी तो इन दोनों को जोड़ दिया तो पूरे फॉर्म की वैल्यू पता चल गई। तो अब पूरे फॉर्म की वैल्यू पता चल गई, वैल्यू ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी KO निकालना था, कैसे निकालेंगे, इस वाले एबिट को डिवाइड कर देंगे किससे, वैल्यू ऑफ फॉर्म से इनटू 100। आ रहा है समझ। एक बार स्टेप्स को रट लेना घर पे। क्या करना है, सबसे पहले एबिट में से इंटरेस्ट गया तो ई आ गया, इस ई को डिवाइड कर देंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ इक्विटी से यानी KE से, तो पूरे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी जिसको बोलेंगे S। अब इसमें डिबेंचर की वैल्यू गिवन होगी वो जोड़ देंगे, इससे क्या निकला, पूरे फॉर्म की वैल्यू निकल गई। पूरे फॉर्म की वैल्यू को अब इसको डिवाइड में नीचे ले जाओगे और ऊपर क्या रख दोगे, एबिट, तो क्या निकल आएगा, KO निकल आएगा। मिल गए 20 नंबर। आ रहा है समझ में, पक्का। दूसरा टॉपिक NOI अप्रोच, यानी KO गिवन है, KE निकालना है तो उल्टा चलना है। ठीक है, तो चाहे तो उल्टा याद रख लो वरना जो मैंने लिखवाया है वो याद रख लो। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले पूरे फॉर्म की वैल्यू निकाल लो, पूरे फॉर्म की। ठीक है, बाद में इक्विटी की निकल जाएगी अपने आप। ठीक है, पूरे फॉर्म की वैल्यू कैसे निकलेगी, सर इसी वाले फार्मूले से। जरा ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ फॉर्म अगर निकालना है तो इसे ऊपर ले जाओ और एबिट को KO से डिवाइड कर दो, यही तो बात हुई। यानी एबिट को किससे डिवाइड कर देंगे, ओवरऑल कॉस्ट से, तो क्या निकल आएगी, पूरे फॉर्म की वैल्यू निकल आएगी, हाँ या ना। पूरे फॉर्म की वैल्यू निकल गई, इंटू 100 आएगा नहीं आएगा, हाँ आएगा। ठीक है, इंटू 100 डन। पूरे फॉर्म की वैल्यू निकल गई। डिबेंचर की तो दे ही रखी होती है, जब मैं पूरे फॉर्म की वैल्यू में से डिबेंचर की हटा दूंगा तो जो बचेगी वो किसकी बचेगी, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बचेगी, हाँ या ना। तो ये पूरे फॉर्म की वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑफ द फॉर्म। तो जो डिबेंचर की माइनस कर दूंगा ये तो गिवन होगी, तो जो बचेगी V माइनस D यानी, तो वो किसकी बचेगी, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इसको हम यही लिख सकते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। कैसे निकला, एबिट माइनस इंटरेस्ट। यानी अगर मैं E को S से डिवाइड कर दूं, ये देखो ये E था, इसको S से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल आएगा, KE, यानी शेयर की वैल्यू से डिवाइड कर दूंगा। अभी यहां लिखा था ना मैंने, KE कैसे निकलता है, अर्निंग डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ, या शेयर की वैल्यू, यही तो निकलता है, E अपॉन S। ये है E, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय S। क्लियर है, यानी ये आपस में जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर जोड़ के रिलेशन निकालोगे तो शायद हो सकता है बीच में करते समय कंफ्यूज हो जाओ। मैं तो आपसे कहूंगा आप स्टेप बाय स्टेप याद कर लो कि सर जब ये वाला टॉपिक हो तो ये लाइन से ऐसे ही लिखना है, जब ये वाला टॉपिक हो तो ये लाइन से ऐसे निकला है। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा इन दो को स्टेप लगा के। डन। तो आप स्टेप्स याद कर लोगे कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, स्टेप्स याद कर लेना, आराम से हो जाएगा। लास्ट टॉपिक मोदी-गिलानी मिलर थ्योरी, 20 नंबर में चांसेस कम है। इसमें पहले अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालते हैं। दो तरह की फर्म गिवन होती है इसमें, एक वो जिनमें डिबेंचर्स होते हैं यानी इक्विटी और डिबेंचर दोनों होते हैं, एक वो जिसमें डिबेंचर्स नहीं होते हैं। जिसमें नहीं होते हैं उसको बोलते हैं अनलीवर्ड फर्म, और जिसमें डिबेंचर्स होंगे उसको क्या बोलेंगे। तो पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अनलीवर्ड यानी कि जिसमें डिबेंचर नहीं है। कैसे निकालेंगे सर, एबिट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फार्मूला याद हो गया, ठीक है। तो इससे निकल गई अनलीवर्ड की। अब लीवर्ड की निकालनी है तो क्या करना है सर, लीवर्ड वाले में क्या एक्स्ट्रा चीज आ गई, डिबेंचर, यानी ये तो रखो ही वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड, प्लस क्या करोगे, डिबेंचर को जोड़ोगे नहीं, डिबेंचर इनटू टैक्स रेट को जोड़ोगे। बेटा यहां याद रखना गलती से 1 माइनस टैक्स रेट मत लिख देना, क्या यहां पे टैक्स रेट है, तो डिबेंचर इनटू टैक्स रेट, यानी बस फार्मूला याद करना है। आंसर तो ऐसे सेकंड्स में आ जाएंगे। हो सकता है हम एक ही क्लास के अंदर इसके 12 के 16 सवाल कर दें, ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन ऐसा कर सकते हैं अगर आप लोग ये पढ़ लो, ठीक है। आप घर जाके पढ़ के देखो। तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं समय की थोड़ी शॉर्टेज है, वरना मैं आप लोगों को दिखाता आज ही 6 सवाल 4 सवाल तो कर ही देते हम इस अप्रोच के, ठीक है। या होमवर्क में दे दूं इस वाली अप्रोच के सवाल, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज माफ करता हूं। हाँ चलो, आज तो बहुत छोटी सी क्लास रही, आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।